ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। तो आज की हम वेबिनार शुरू करते हैं। आप सबको पता ही है कि आज का वेबिनार, आज की वर्कशॉप टीचिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड है। हम सब टीचर्स हैं, आप सब टीचर्स हैं, इसलिए आपने यहाँ ज्वाइन किया। यू वांट टू परफेक्टन योर टीचिंग स्किल्स। सो बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Can you see my screen? Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. All right. So first of all, before moving into the workshop, let me introduce myself. I'm Sanjana Dhawan. I'm educationist. For last 23 years, I have been in this field. I'm working as a school head, plus academic counselor, and I'm an energy healer and psychologist and mindfulness therapist also. So let's move into the today's agenda. Today's agenda is primarily focused upon what is teaching. Basically, what is teaching? Before we get into the teaching profession, we should know कि हम करने क्या जा रहे हैं. What is teaching basically? So आप में से किसी के माइंड में कुछ आइडिया आता है कि what is teaching? Can anybody tell कि teaching है क्या? अब आप teaching profession में है तो teaching को आप क्या लगाते हैं? I think teaching is a noble profession. It's a noble profession. Very good, great. Anybody else? What is teaching to you? Yes, it is a very noble profession. If somebody wants to share their opinion about teaching, let me share with you something कि अगर आप आज इस वेबिनार में बैठे तो प्लीज पेन पेपर साथ रखिए। बहुत सारे नोट्स बनाने हैं आपको, बहुत सारा कुछ नोट डाउन करना है। जो भी आपको अच्छी लगे वो चीजें आप नोट करते रहिए। आपको लाइफ टाइम अगर आप पूरी वेबिनार को अटेंड करते हैं और अच्छे से अटेंड करते हैं तो आई एश्योर यू कि आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस एक वंडरफुल होने वाला है। टीचिंग इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रोफेशन ओनली, इट विल बिकम योर पैशन। यू विल स्टार्ट लविंग योर प्रोफेशन, and when we love our profession, it becomes our passion, it becomes our hobby, it becomes our area of interest. So before we move ahead, firstly just keep a pen and paper with you. मैंने वैसे मैसेज भी किया था कि आप पेन पेपर रखिए ताकि आप बहुत से नोट्स बना सकें। और ये सब चीजें, टेक्निक जो भी मैं शेयर करूंगी, आप लोगों को अपनी टीचिंग के टाइम पे इसको यूज करना है। एंड उसके जो ऑसम रिजल्ट्स मिलने वाले आपको, यू विल बी अमेज्ड टू सी। एंड आप टीचिंग करेंगे एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट माइंडसेट के साथ। सो लेट्स मूव। टीचिंग, बेसिकली टीचिंग है क्या? टीचिंग इज गाइडिंग स्टूडेंट्स थ्रू लेसन्स, असेसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग क्लासरूम इफेक्टिवली एंड कोलैबोरेटिंग विद कलीग्स एंड पेरेंट्स टू एंश्योर अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी कि टीचिंग सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करने का एक चैप्टर कराया और क्लासरूम में पढ़ाया, उनको जो भी हमारा करिकुलम था, जो भी सिलेबस था वो पढ़ाया और उसको असेस किया, इतने तक नहीं है। बल्कि उनको असेस करते हुए अंडरस्टैंड करना कि उसको रियल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट कर पाएगा बच्चा, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है। और क्लासरूम को हम मैनेज, एक टीचर अगर सिर्फ पढ़ाती है अच्छा और क्लासरूम को मैनेज नहीं कर पाती इफेक्टिवली, अच्छे से, यानी कि मारा पीटा और बच्चों को बिठा दिया, दैट्स नॉट द क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट इफेक्टिव तब होती है जब क्लासरूम जो है एक वेल डिसिप्लिन क्लास है, उसके साथ साथ बच्चा भी उतना ही एंथुजियास्टिकली आपकी क्लास में आने को तैयार है। अगर बच्चा रोते हुए आपकी क्लास में आ रहा है, आप प्रेशर में उसको बिठा रहे हैं, आप प्रेशर देके ही उसको बिठा रहे हैं, तो दैट इज नॉट द इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट इफेक्टिव वही है जब बच्चा हैप्पीली आपकी क्लास में आ रहा है। और सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हम अपने क्लीग्स के साथ भी कोलैबोरेट करना होता है और पेरेंट्स के साथ भी हम हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने होते हैं, एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, सॉरी, टीचर्स के बीच में एक अच्छा हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, एक अच्छी रैपो होनी चाहिए। तभी बच्चे के ग्रोथ पे, बच्चे के विकास पे हम प्रॉपर काम कर सकते हैं। क्योंकि आपका और पेरेंट्स का एंड गोल क्या है? बच्चे की ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट। डू यू एग्री विद दिस थिंग? Yes, अग्री ma'am. करते हैं अभी सब? Yes, ma'am. agree करते हैं तो प्लीज टाइप कीजिए। अगर आपको चैट बुक्स, एक बार आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा राइट साइड पे, एक, जस्ट लेट मी चेक फोन में ये कहाँ ऑप्शन आएगा। एक्चुअली आई हैव जॉइन थ्रू माय लैपटॉप, लेट मी वंस चेक। किसी को चैट बॉक्स अगर दिख गया तो प्लीज आप देखिए उसको। Chat books कहाँ है?
Is it visible to you? व्हाइट बोर्ड है ये एक्शन नोट सेक्शन क्या? देखिए राइट साइड आपके बॉटम में होगा, बॉटम। बॉटम टास्क बार है ना, उस पे आपको चैट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें एरो है, एरो पे क्लिक करेंगे तो आपका चैट का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक्शन नोट पे व्हाइट बोर्ड है। हाँ हाँ, वो व्हाइट बोर्ड के साथ में ही दिखेगा आपको चैट। हाँ मैम इसमें सब लिखा है टीचर्स लेकिन कहाँ ओपन है व्हाइट बोर्ड ड्यूरिंग स्क्रीन शेयर? सॉरी, इट चैट दिख गया है, बहुत सारे टीचर्स ने चैट किया भी है। यस, ओके ग्रेट। सो आई थिंक इट इज क्लियर कि टीचिंग है क्या हमारा। दैट मीन्स ऑन द होल टीचिंग इज गाइडिंग स्टूडेंट्स थ्रू लेसन्स। लेसन्स तो है हमें पढ़ाने, बट उन लेसन्स का रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, रियल लाइफ में यूसेज क्या है, वो उनको बताना, उनको रियल लाइफ में उससे कोरिलेट करना, फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई उसे असेस करना, क्लासरूम को इफेक्टिवली मैनेज करना, वेल प्लान, वेल डिजाइन क्लासरूम होना चाहिए और वेल डिसिप्लिन क्लासरूम होना चाहिए, और साथ ही साथ कोलेबोरेशन अपने कलीग्स के साथ और अपने पेरेंट्स के, बच्चों के पेरेंट्स के साथ एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट ताकि क्रिएट हो सके। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड। तो अगला हमारा सेकंड, यस, अब अगला हम सीखेंगे, टीचिंग तो हमें समझ आई कि है क्या, इसके बाद हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है। टीचिंग हम कर रहे हैं, अच्छी टीचिंग कर रहे हैं, अब अगर हमें किसी काम का इम्पोर्टेंस समझ आता है तो हम उसको इफेक्टिवली करते हैं। मान लीजिए कि आप एक क्लास, मतलब कोई स्टडी, आपने कोई कोर्स स्टार्ट किया, अगर आपको बोल दीजिए कि आपको ये कोर्स करना है और आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, उसकी वॉट नहीं पता, उसकी वैल्यू नहीं पता, तो आप उतना इंटरेस्ट ले पाएंगे उसमें? नो मैम। नहीं। तो किसी काम की हमें अगर इम्पोर्टेंस पता होती है तो हम उसको ज्यादा दिल लगाकर और इंटरेस्ट लेके करते हैं। इसी तरह से अगर हमें टीचिंग की इम्पोर्टेंस पता होगी तो हम उसको उतना ही अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि टीचिंग इम्पोर्टेंस है क्यों। तो फर्स्ट है इसकी एम्पावरमेंट। हम बच्चों को एम्पावर करते हैं थ्रू टीचिंग। टीचिंग से एम्पावर कैसे करते हैं बच्चों को, बच्चों को स्ट्रेंथ कैसे मिलती है, उसका मोराल बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है। आपने देखा ना कि बच्चा स्कूल आता है, स्कूल में आता है बिल्कुल रो है, एक बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह हमारे पास आया, हमने उसको शेप दिया, जैसे कुम्हार एक घड़े को शेप देता है, मिट्टी को शेप देता है, उसको घड़ा बनाता है, दिया बनाता है, सुराही बनाता है, कितनी सुंदर। अदरवाइज तो कच्ची मिट्टी है, क्ले है, जस्ट क्ले, बट उसने उसको शेप दिया तो उसकी ग्रोथ हुई, उस मिट्टी की, उस रो स्टफ की जो है ग्रोथ हुई। तो इसके लिए प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो आपकी तरफ से। म्यूट योर सेल्फ। यस, सॉरी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। तो आप, बच्चे का जो है ग्रोथ कहाँ से होता है, जब हम उसको प्रॉपर शेप देते हैं, और वो शेप दी जाती है टीचिंग के थ्रू। स्कूल में टीचर के शोल्डर्स पे एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सोसाइटी की, क्योंकि इस सोसाइटी के बिल्डर्स हमारे हाथ में आए हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उस बिल्डिंग ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग बनाना। इस सोसाइटी की बिल्डिंग का ब्लॉक है चाइल्ड। चाइल्ड, आज जो बच्चा है, आज तो हमारे लिए एक बच्चा है सिर्फ, पता है, परंतु फ्यूचर में वो कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आर्किटेक्ट बनेगा। इस सोसाइटी इन सब लोगों के म्यूचुअल, बहुत सारे लोगों के कॉम्बिनेशन से तो सोसाइटी बनी है। तो हमारे हाथ में जो बच्चों के रूप में क्ले आई है, उसको प्रॉपर शेप देना, उनको एम्पावर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनको मॉरल वैल्यू सिखाती है, उनको पावर देती है, उनकी ग्रोथ, उनको लाइफ में गोल देती है, उनकी उनकी लाइफ में जो उनके हिडन पोटेंशियल्स हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं टीचिंग के थ्रू। उनकी लर्निंग शार्प होती है, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग। अब इन सब चीजों को, इन सब माध्यमों से, इन सब मीडियम से उनको एम्पावर करने का काम करती है टीचर। तो आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे कि कैसे हम अपने टीचिंग के थ्रू इस सोसाइटी को एम्पावर कर रहे हैं, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में है। अग्री करते हैं आप सब इस बात से? यस मैम। हाँ, गुड, ग्रेट। सो इससे बच्चे की प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस कैसे होगी, हम उसको एक विजन देंगे जिससे उसका गोल बनेगा, क्योंकि विजन हम देंगे ना उसको, एक विजन देंगे तो उसका गोल सेट होगा, गोल सेट होगा तो उसके लिए वो प्लान अपनी लाइफ में बनाएगा, प्लान बनाएगा तो एक्शन होगी, और एक्शन होगा तो सक्सेस होगी। तो उसकी लाइफ में प्रोग्रेस कहाँ से होगी, हमारी टीचिंग के थ्रू। देखो हम टीचर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं अपनी टीचिंग के थ्रू। हम सिर्फ टीचर
अगर हम सिर्फ स्कूल में इस माइंडसेट की जाती है, मुझे तो बस सैलरी मिलेगी, बात खत्म, एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे सैलरी मिली, बात खत्म। अगर कोई टीचर इस माइंडसेट के साथ जाती है तो प्लीज ड्रॉप ऑफ द टीचिंग, टीचिंग छोड़ दीजिए अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाती हैं, क्योंकि आप फिर समाज के साथ बहुत बड़ा चीट कर रही हैं, बहुत बड़ा धोखा कर रही हैं। अगर आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, टीचिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी टीचिंग बच्चे के लिए, इस सोसाइटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको एम्पावर कर रही है, कैसे उसको प्रोग्रेस में हेल्प कर रही है, तब जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे तब तक टीचिंग करना एक फ्रॉड करने के जैसा है, इस समाज के साथ एक खिलवाड़ है। तो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगी तभी ये सब हो पाएगा। अब इक्विटी, बच्चे को इक्विटी, इक्वालिटी की टीचिंग सफिशिएंट नहीं है, इक्विटी भी होनी चाहिए कि वो अपने आप को समाज में अपने से बड़े लोगों के साथ कैसे मैच कर पाए, कैसे अपने लेवल को ऊपर ले पाए। उसके अंदर एक हेल्दी हेल्दी स्पिरिट होनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। वो हेल्दी स्पिरिट कौन देगा? टीचर्स, ऑफ कोर्स टीचर। अब उसके अलावा टीचिंग के थ्रू हम कल्चर को भी प्रिजर्व कर रहे हैं, इसलिए भी टीचिंग हम इम्पोर्टेंस है। कैसे? क्योंकि हम स्कूल में डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हर फेस्टिवल जो है डिफरेंट कल्चर्स को रिफ्लेक्ट करता है, उसको सिंबलाइज करता है, जिसकी टीचिंग हम स्कूल में देते हैं। अब स्कूल में हमने मना दिया, बात खत्म कर दी, ऐसा नहीं, हमें उसके साथ हर जो फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट होता है उसके साथ में बच्चों को समझाना भी है कि उसकी कल्चरल वैल्यू क्या है, उसकी मॉरल वैल्यू क्या है, उसके साथ क्या क्या हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हैं, उस इवेंट के साथ क्या बेनिफिट्स हैं, हमें उसको कैसे, उसके पीछे की स्पिरिट क्या है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो जब भी कोई स्कूल में फेस्टिवल है तो ये नहीं कि बस जो प्रिंसिपल ने डिसाइड किया, आपके हेड ने डिसाइड किया, बस हो गया वो, आपने एक्टिविटी करानी है, दैट्स इट। नहीं, आप भी होमवर्क करें थोड़ा थोड़ा, तभी तो आप कल्चर को प्रिजर्व कर पाएंगे। इस हमारी संस्कृति का संरक्षण तभी हो पाएगा जब हम बच्चों को, इस समाज के निर्माताओं को समझाएंगे। हमें उनको डिफरेंट जो हमारे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया हैं हम मनाते हैं स्कूल में, तो उसके पीछे की हिस्ट्री बतानी है, उनकी वैल्यू बतानी है, उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो ये नहीं कि हम गए स्कूल में, बात खत्म, दिवाली है तो बट उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज प्लान हुई, बात खत्म। नहीं, आप उसके रिलेटेड होमवर्क करें, इससे आपकी नॉलेज भी अपग्रेड होगी और बच्चों को भी ठीक से आप गाइड कर पाएंगे, उन्हें पता होगा। क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन, आपने देखा ना कि घर में आपके अगर छोटे बच्चे तो बहुत सारे क्वेश्चन क्वेश्चन उठाते हैं, इतने सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं। अगर हम सिंपली उनको बोलते हैं कि दिवाली है, इसमें दिए जलाए, बात खत्म, जब तक कि उनके पीछे की स्टोरी नहीं बताएंगे, उनके पीछे की हिस्ट्री नहीं बताएंगे, उस रिचुअल्स के इंपॉर्टेंस नहीं बताएंगे, उसका प्रोसेस नहीं बताएंगे, तब तक उनकी क्यूरियोसिटी काम नहीं होती। और बच्चे को अगर सच्ची में हम प्रोग्रेस के वे पे लेके जाना चाहते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी जिंदा रहनी चाहिए। कभी भी बच्चे के क्वेश्चंस को अनआंसर्ड मत छोड़ो, या उन्हें ये मत बोलो कि चुप कर, हर टाइम दिमाग खा जाते हो तुम पूछ पूछ के। उनकी क्यूरियोसिटी अलाइव होनी चाहिए, वो क्वेश्चन पूछे। एक ट्रू टीचर वो होती है जो बच्चों के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी अराइज करती है, उसके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती है। इसके लिए देखो, इसके डबल बेनिफिट है, इसको मैं बोलती हूँ डबल साइडेड नाइफ। बच्चों की क्यूरियोसिटी को मैं हमेशा डबल साइडेड नाइफ बोलती हूँ। डबल साइडेड नाइफ मीन्स कि इसके दो फायदे हो रहे हैं, दो तरह से काट रहा है। एक तो हमारे अज्ञान को काट रहा है, बच्चों को तो नॉलेज अपडेट हो ही रही है, उसके उसके साथ साथ हमारी जो इग्नोरेंट नेचर है, हमारी जो अनअवेयरनेस है, वो भी दूर हो रही है। क्योंकि बच्चे को जवाब देने के लिए हमें भी तो देखना पड़ेगा। और आजकल गूगल इतना अच्छा मीडियम है कि आप हर चीज को तैयार करके जाओ, पहले से आप क्लास में जाओ इतने अपडेटेड हो कि बहुत अच्छे। आगे इसको और डिटेल में समझते हैं जैसे जैसे वर्कशॉप। अभी तो हम इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं कि कल्चरल प्रिजर्वेशन हम कैसे करते हैं, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, हम बच्चों को मॉरल वैल्यूज बताते हैं, ग्रीटिंग्स करना, बच्चों को विश करना बताते हैं कि अपने घर पे विश करना है, पेरेंट्स को विश करना है, टीचर्स को विश करना है। तो ये क्या है हमारे कल्चर में, ग्रीटिंग्स करना यानी कि दूसरों को विश करना, दूसरों का सत्कार करना, ये हमारे कल्चर का सोल है, हमारे कल्चर की जान है, हमारे कल्चर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि दूसरों का आदर सत्कार करना। हमारे यहाँ सभी को अतिथि देवो भवो के सिद्धांत से चलाया जाता है, हमारे घरों में बहुत कुछ सिखाया जाता है ये सब। तो हम ये इस इस जो कल्चर को अलाइव रखते हैं अपने स्कूल पे। हम टीचर हैं तो बच्चों को ग्रीटिंग्स करना हम बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बताते हैं। आप भी जब भी बच्चों की क्लास स्टार्ट करते हैं तो बच्चों से पूछिए कि आज बच्चों किस किसने विश किया, कितने बच्चे सुबह विश करके आए। और जो बच्चा विश करके आया उसको मोटिवेट करना, उसके लिए क्लैपिंग करा देना कि दैट्स गुड। अच्छा, फिर
आपने अगर क्लास में बताया ना, बच्चा घर जाके जरूर बताएगा। एक रूल बना लो कि डेली सुबह क्लास में जब आप एंटर करो, बच्चों से पूछना ही पूछना है कि बच्चों आपने विश पहले आप, हम लोग ना टीचर्स होके कई बार ये सोचते हैं कि बच्चे हमें पहले विश करें। हमें बच्चों को जो सिखाना है वो हमें पहले खुद करना है। तो जैसे ही क्लास में जाओ, बच्चों को विश करो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और बड़ा हैप्पीली एक ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ जाके विश करो बच्चों को। उनका डे बन जाना चाहिए। आप भी तो देखो ना कि जब आपको कोई मिलता है एक सैड फेस के साथ, लटके हुए मुंह के साथ, टूटे फूटे जवाब के साथ आपको मिलता है, और लटक पटक के हाँ ठीक है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वट एवर जो भी कहता है, तो यू डोंट फील लाइक गुड। एंड जब आपको कोई हैप्पीली बिल्कुल एंथुजियास्टिकली मिलता है, तो आपका दिन बन जाता है कि बंदा मिला था, बस दिन बन गया। ऐसा ही आप जब बच्चों की क्लास में जाते हैं तो एक दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल प्यार से विश करो। आप घर पे जो भी सोच के आए हो, घर पे जो भी आपका मूड ऑफ हुआ या अच्छा रहा, उसको लीव लीव दैट। अब आप बच्चों का दिन बनाने जा रहे हो। इफ यू डोंट माइंड, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा ऑल्सो, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा उससे डिस्ट्रैक्शन हो रही हैं। तो थोड़ी देर के लिए जब हम लास्ट में फीडबैक सेशन में रहेंगे, तब आप कैमरा ऑन कर दीजिएगा। टिल देन प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरास। आप सुन सकते हैं, सिर्फ डिस्टरबेंस हो रही है, जो भी टीचर मूव कर रही है ना इधर उधर। प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरास फॉर सम टाइम प्लीज। हाँ, थैंक यू। कैमरा का भी ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट से डिस्टरबेंस होती है, फ्लो ब्रेक होता है। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे को जो है बच्चों को दिन की शुरुआत करनी है ग्रीटिंग्स के साथ। हमने बच्चों को विश किया, और बच्चों को आपस में ग्रीट करना बताएं, हेलो करना बताएं, एक दूसरे को मिलते हैं तो हेलो, हाउ आर यू। फ्रेंड्स में भी कैसे ग्रीट किया जाता है ये बताएं, फिर उनके पेरेंट्स को कैसे विश करते हैं ये बताएं, कि बड़ों के जो बॉयज हैं वो फीट टच करें, गर्ल्स हैं गुड मॉर्निंग उठ के करें। फिर आप पूछेंगे तो बच्चों को याद रहेगा, घर जाके वो उस बात को याद रखेंगे, जाते ही मम्मा को, पापा को, दादू दादी या जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको वो विश जरूर करेगा, अगर आपने शुरुआत की तो। क्योंकि टीचर जो है वो आइडियल है बच्चे के लिए। अगर टीचर विश करती है इनिशिएटिव करके, तो बच्चा जरूर उस चीज को सिंसियरिटी से लेता है कि मेरी टीचर विश करती है तो मुझे भी विश करना है। अगर आप विश नहीं करते, आप एरोगेंटली बिहेव करते हैं, तो उन्हें लगता है कि टीचर, आपने कभी देखा होगा ना अपने घर में, अगर आपके भतीजा भतीजी या बच्चे आपके खुद के या छोटे भाई बहनों, तो वो कई बार टीचर बनते हैं। कितने लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया, टीचर बनते हैं, साड़ी ड्रैप कर लेंगे, दुपट्टा लेंगे, साड़ी ड्रैप करेंगे, बैग टांगेंगे, मैं टीचर बन गई। और उनकी टीचर जैसा जैसे बिहेव करती है वैसा वैसा बच्चे करते हैं। अगर टीचर बहुत एग्रेसिव है, जस्ट अ मिनट, अगर टीचर बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्से वाली है, तो वैसा ही स्कोल्ड करते रहते हैं अपने गुड्डे गुड़िया को, डॉल्स को, टैडीज को, वैसा ही। अगर टीचर स्लैप करती है तो स्लैप करते हैं। कितने लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया, किया आप लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व? घर में आपके बच्चे, छोटे बच्चे घर पे आसपास, वो टीचर जरूर बनते हैं। तो यानी कि टीचर उनके लिए आइडियल है, आइडोल है उनका, वो रोल मॉडल है, उसका तो फॉलो करना ही करना है उन्हें। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा वे टू वॉक, वे टू ईट, वे टू सिट, वे टू स्टैंड, वे टू एवरीथिंग, हम अगर खाना पर्टिकुलर स्टाइल में बच्चों के सामने खा रहे हैं तो वो बच्चा सेम ही फॉलो करेगा। और आपके पास तो वैसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ध्यान रखना है कि हम गलती से भी उनके सामने वो शब्द इस्तेमाल नहीं करें, वो टोन इस्तेमाल नहीं करें जो हम कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चे इस्तेमाल करें। So be aware, be conscious while talking, while behaving in front of the children. ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, आप ये सोचते हैं कि हम अपने दूसरे कलीग्स को बोल रहे हैं, एज अ फ्रेंडली बोल रहे हैं, वो नहीं, वैसा काम नहीं करेगा। क्योंकि बच्चे तो आप नहीं सिखाना चाह रहे तो भी बच्चे, बिकॉज एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन बॉन्दुरा, उन्होंने अपने रिसर्च में प्रूव किया कि चाइल्ड लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, नॉट थ्रू टीचिंग। बच्चा जो है ऑब्जर्व करके सीखता है, ना कि टीच करने से सीखता है। टीच करने से कम सीखता है, ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीख जाता है। तो हमें बस बच्चों को वो ही करना शुरू कर दो जैसा आप करवाना चाह रहे हो उनसे, अपने आप सीख जाएंगे, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप से सीखते रहते हैं। उनकी लर्निंग का सबसे बड़ा मीडियम यही है कि उनको बस दिखा दो जो भी बिहेवियर आप उनसे करवाना चाह रहे हो। और हम अपने कल्चर का, कल्चर प्रिजर्वेशन में हम उनको ये सिखाते हैं कि हर कल्चर का, देखिए हम स्कूल में कितने सारे फेस्टिवल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे जो मतलब जितने भी तरह के लोग इंडिया में रहते हैं, सभी के सभी कल्चर्स को सेलिब्रेट किया जाता है, डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है स्कूल प्रेमिसेस में, और कहीं नहीं होता, स्कूल में होता है। क्यों?
क्योंकि हमारी टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कल्चर को भी प्रिजर्व करना है। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है, बाकियों को इग्नोर करना है, ऐसा नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, ये होता भी नहीं है स्कूल में। तो हम टीचिंग इसीलिए भी इम्पोर्टेंस है। अब इसके अलावा लीडरशिप और चेंजेस सिखाती है टीचिंग, बच्चों को लीड करना सिखाते हैं हम डिफरेंट टेक्निक्स में, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग्स में लीडरशिप भी बच्चे को सिखा रहे हैं। क्योंकि क्लास में हम मॉनिटर बनाते हैं, मान लिया, या कोई बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके अंदर लीडरशिप की, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और लीडरशिप की क्वालिटीज आप भी क्लासरूम में कर सकते हैं। कि कोई बच्चा जो आपकी क्लास में मिसचीवियस है, एक छोटे से एग्जांपल से शेयर करती हूँ, बाकी फिर आप रेस्ट जो है अपने क्वेश्चंस आप लीजिएगा कि किस तरह के बच्चों को टैकल करने में आपको क्या दिक्कत आती है, फिर मैं उनके आंसर्स करूंगी। एक जो एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है इसके लिए, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। कि एक क्लास में एक बच्चा बहुत शोर करता है, बिल्कुल टिक के नहीं बैठ सकता। इसको आप प्रैक्टिकल करना कल क्लासरूम में, मतलब जब भी, अभी तो आपके पास बच्चे नहीं आ रहे, जब भी क्लासरूम में आप जाएं तो इसको प्रैक्टिकल करना कि जो बच्चा क्लास में ज्यादा मूव करता है उसको मॉनिटर बना दो। कि तुमने सब बच्चों का ध्यान रखना है कि कोई बच्चा अपनी सीट नहीं छोड़े, और जो बच्चा सीट छोड़ेगा तो उसका नेम नोट कर लेना। आपकी क्लास बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि जो उसमें सबसे ज्यादा मिसचीवियस था उसको आपने लीडर बना दिया, और बाकी बच्चे अपने आप से ही कंट्रोल हो जाएंगे और क्लासरूम का एनवायरनमेंट चेंज। इस तरह से करके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो बच्चे जो काम, जैसे कोई बच्चा बहुत स्लो राइट करता है तो उसको आप बोल सकते हैं कि आप फटाफट राइट करके आओ, और आप सबका चेक करना सबने राइट किया कि नहीं किया, देख के आना कौन बच्चा रह गया अभी, और वो देखना कि कैसे फटाफट काम करेगा, काम को करके आएगा, क्योंकि उसे मॉनिटर बनना है, उसको लीडर बनना है। हर एक के अंदर इंस्टिंक्ट होती है कि हमें लीडरशिप मिले। तो लीडरशिप जो है टीचर्स अपने टीचिंग के थ्रू सिखाती हैं उनको। इसके अलावा अब इम्पोर्टेंस तो हमने समझी, अब अगला स्टेप है कि टीच कैसे किया जाए। इतनी इम्पोर्टेंट, आई थिंक ये तो सबको क्लियर हो गया कि टीचिंग इम्पोर्टेंट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, इज इट ma'am. क्लियर? ओके, ग्रेट, थैंक यू। अगर क्लियर है तो यस टाइप कीजिए, अगर आपको क्लियर है तो यस टाइप कीजिए। यस, ग्रेट, थैंक यू। अब हम बात करते हैं कि अब टीचिंग इतनी इम्पोर्टेंट है और इतना इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिला है बीइंग अ टीचर। अब इफेक्टिव टीचिंग कैसे हो, क्योंकि आज मैं बहुत वंडरफुल टेक्निक्स आपसे शेयर करने वाली हूँ कि इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। टीचिंग हम सब कर रहे हैं, घर घर में टीचर है, हर स्कूल में टीचर है, बट अच्छी टीचर्स कितनी है? अच्छी इफेक्टिव टीचिंग कौन कर पाता है? फेवरेट टीचर कौन बन पाती है? बेस्ट टीचर कौन बन पाती है? और आप सब बेस्ट टीचर बन पाएंगी, बन सकती हैं, और आप बन जाएंगी अगर आप कुछ चीजें फॉलो करेंगी। कितनी टीचर्स इंटरेस्टेड हैं कि हाँ हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स मिले जिससे हम बेस्ट टीचर, बहुत अच्छी टीचर बन पाए, क्योंकि हमारे हाथ में इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो हमें टीचर बनना है। ग्रेट, और कौन बनना चाहता है? अपने हैंड भी रेज कर सकती हैं। वेरी गुड, यस, नाइस, एवरीबॉडी वांट्स टू इवन एड। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें टीचिंग कैसे करनी है अच्छे से। तो अच्छी टीचिंग के लिए आपको जरूरी है कि अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, नोइंग योर सब्जेक्ट्स, कि आप जो पढ़ाने जा रही हैं उसका प्रॉपर लेसन प्लान बनना चाहिए आपको। एक दिन पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम टीचिंग करने जा रही हैं तो भी, अगर आप सेकंड थर्ड टाइम टीचिंग करने जा रही हैं तो भी, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हर बार कुछ नए तरीके से पढ़ो। आई नो कि आप में से बहुत सारे टीचर्स कई सालों से पढ़ा रही हैं, परंतु जो है टीचिंग में मेथड्स रेगुलरली अपडेट होते हैं। आप पुरानी टीचिंग मेथड से पढ़ाती रहेंगी तो कभी भी बेस्ट टीचर नहीं बन पाएंगी, क्योंकि आजकल बच्चे जो है हाईटेक हो गए हैं। आपको पता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमसे ज्यादा अपडेट हैं, टेक्नोलॉजी का टाइम है। अगर हम पुराने तरीकों को पकड़े रखेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने टीचिंग सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आप बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट करें। हम नॉलेज कैसे कलेक्ट करें? आजकल तो बहुत आसान है,
पहले तो हम लोग जब पढ़ाते थे हमें बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी, इधर उधर से नॉलेज कलेक्ट करनी। आजकल गूगल पे सब है, गूगल पे सर्च कीजिए, अच्छी सी वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, गूगल पे बहुत सारा कुछ अवेलेबल है। और उनसे अपने सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाइए। और बच्चों के सामने फोन में कभी सर्च मत करना। क्या होता है कि हम टीचर्स को बोलते हैं गूगल करना है, तो टीचर जो है बच्चों के सामने ही गूगल करती हैं, इससे इंप्रेशन डाउन हो जाता है। वो सोचते हैं कि अगर गूगल से ही पढ़ना तो हम घर ही पढ़ लेंगे ना। या फिर वो घर जाके वही का वही करते हैं कि टीचर हमें फोन देख देख के पढ़ा रही थी, हम भी पढ़ेंगे ऐसे ही। बेटर ये है कि अपने नोट्स बना के जाएं, तैयार होके जाएं, आपको कुछ देखना नहीं पड़े, देखना भी पड़े तो अपने नोट्स में अच्छे से आप नोट कीजिए और सब कुछ अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके जाइए। कुछ बार आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इवन आप कुछ जो आपकी बुक्स हैं, अब टीचर्स नर्सरी की सोचेंगे मैम हम अल्फाबेट्स क्या देख के जाएं, या केजी की टीचर हम मात्राएं क्या देखें, उसमें बहुत कुछ है देखने का। आपकी जो बुक्स डिसाइड हुई उनको आप देखिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड आप अच्छी अच्छी स्टोरीज क्या बता सकती हैं, उससे रिलेटेड क्या प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, सब तैयारी पहले होनी चाहिए आपके माइंड में। सब फुली प्रिपेयर्ड होके जाओ। अब राइम्स हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं बुक्स में, जो अल्फाबेट्स हैं उनसे रिलेटेड, मात्राएं हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं तो बिल्कुल नए हैं। तो बच्चों के सामने आप उसको कैसे अच्छे ढंग से प्रेजेंट करती हैं। हर वर्ड अपनी एक स्टोरी बताता है, हर वर्ड के पीछे एक स्टोरी है। अब अभी तो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ अल्फाबेट है, परंतु इसी से वो वर्ड्स बनाएगा, इसी से वो सेंटेंस बनाएगा। तो वर्ड का बेस ही, मतलब जो लेटर्स हैं, जो स्वर व्यंजन है, उनका ही बेस अच्छा नहीं बनाया हमने, जो मात्राएं हैं, जो वाउल्स हैं, जो साउंड्स हैं, उनका बेस अच्छा नहीं बनाया, तो बच्चा आगे जाकर जो है उसको और अच्छे से कैसे कर पाएगा। जो बेस अच्छा नहीं बना तो आगे फर्दर उसका बेस बेस उसको डिस्टर्ब करेगा। इस बात को ऐसे समझे कि हमने अगर उसको प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया तो बात नहीं बन पाएगी। सॉरी। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और फर्स्ट ऑनवर्ड तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि आजकल तो केजी 1 से ही, केजी नर्सरी से ही कह लो, नर्सरी में जैसे हम फोनेटिक्स कराते हैं, आजकल जॉली फोनेटिक्स हैं, उनको आप अच्छे से समझो। फिर आगे केजी 1 में जो साउंड्स की नॉलेज हो जाती है, फिर केजी 2 में, कभी इसमें मैं डिटेल में बताऊंगी क्लास वाइज आपको। अभी इसको मोटे तौर पे समझते हैं कि अपने सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए परफेक्ट और अच्छी टीचिंग के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे चेकिंग प्रोग्रेस। अब हमने जो पढ़ाया उससे बच्चे की, उसमें बच्चे को कितना समझ आया, उसकी प्रोग्रेस, उसके लिए अब क्या करें हम। हर टॉपिक कराने के बाद छोटे छोटे टेस्ट रखें। हर टॉपिक के बाद एक टेस्ट होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि बच्चे को जो हमने सिखाया था वो अपने आप करने लायक हुआ कि नहीं, उसको समझ कितना आया। अब वो टेस्ट किस रूप में होगा, सिर्फ रिटन टेस्ट नहीं होते, ऑरल टेस्ट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट शो करके उन चीजों के बारे में पूछना, आपको जो टीचिंग एड्स मिली हुई हैं उनको यूज करना, बच्चे की प्रोग्रेस, और क्लासरूम में जो आपने मोरल वैल्यू सिखाई उसकी प्रोग्रेस चेक करना। मान लो आपने उनको ग्रीटिंग करना, जैसे अभी मैंने पीछे जिक्र किया एक छोटा सा एग्जांपल की ग्रीटिंग करना सिखाया, तो उसमें उसकी प्रोग्रेस क्या हुई कि उसने घर पे ग्रीट करना शुरू नहीं किया। कभी कभी पेरेंट्स को पूछ सकती हैं जब पेरेंट्स पिक ड्रॉप करने आए, या पेरेंट्स जब भी आपका इंटरेक्शन हो, तो उन सब की, हर चीज की, जितना भी कुछ सिखाया उस सब की प्रोग्रेस को चेक करना बहुत जरूरी है। अनलेस यू चेक द प्रोग्रेस, आपकी टीचिंग बेकार है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो कितना समझ पा रहा है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कभी कभी आप क्लासेस इंटरचेंज कर सकती हैं, कि मैम आज आप मेरी क्लास चेक करो, मैं आपकी चेक करती हूँ। हो सकता है दूसरी टीचर के आगे वो ना उतना रिस्पॉन्ड कर पाए, तो बेटर ये है कि आप, हम एक दूसरे के साथ क्लास इंटरचेंज कर सकते हैं। सेल्फ प्रोग्रेस तो, सेल्फ से चेकिंग तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा हर क्लास में जब आप पढ़ा रहे हैं तो हर बच्चे को इंक्लूड करना, हर बच्चे को। जैसे कि आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया तो बीच बीच में क्वेश्चन पुट कीजिए, और जब वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो अगर गलत भी दे दिया तो भी उसको आप नोटिस कीजिए, दिया उसने आंसर, एटलीस्ट उसने इनिशिएट किया। अगर बच्चे जवाब ही नहीं देंगे, इनिशिएट ही नहीं करेंगे, तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाएगा। और क्लास में जो आपने सिखाया बच्चों को आगे खड़ा करके ऑरल ड्रिलिंग इस तरह से आप करा सकते हैं। क्लास में जो आपने बच्चे को सिखाया उसमें हर बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए, किसी ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, कभी कभी सुनने की, कभी पूछने की, कभी
नोटबुक्स में, इस तरह से करके हर काम में आपको हर बच्चे को इंक्लूड करना है। एक तो इंटरेस्ट बना रहता है। अब जैसे कि अब ये हमारा इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है, बस टाइम लिमिटेशन है, येट आई एम ट्राइंग टू इन्वॉल्व एवरीवन। तो इज इट बिकमिंग इंटरेस्टिंग और नॉट? ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है ना? क्योंकि Yes, जब ma'am. तक आपके इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो आपको सिर्फ लेक्चर लेगा। ऐसे ही बच्चों का होता है, अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो वो इंटरेक्टिव क्लासरूम जो है उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करते तो वो बोर्डम होगी, वो सो जाएंगे क्लास में या उन्हें मजा नहीं आएगा, फिर वो आना नहीं चाहेंगे। अगर आप पूछे, आप ये देखिए ना कि जिस चीज के आपको आप खुद जब स्टूडेंट थे, जब आपसे टीचर पूछा करती और आप जवाब देते, अगर वो नोटिस नहीं करती थी या आपको इग्नोर करती तो आपको कितना बुरा लगता था। और जब टीचर पढ़ा रही होती थी और हमेशा एक्साइटमेंट रहती थी कि टीचर कब हमारी बारी लगी, हम ऐसे हैंड रेस करके खड़े रहते थे, मैम मी मी मी, मैम मुझे आता है मुझे आता है, ऐसे ऐसे करके करते थे ना हम लोग। कितने लोगों ने ऐसे किया? आप में से कितने लोगों ने ऐसे ही किया? सभी ऐसे करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसा करने में कि हाँ, टीचर हमें नोट कर रही है, टीचर हमें देख रही है, वो टीचर की अटेंशन चाहते हैं। तो इसीलिए इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा वो सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं जो आप समझा रहे हैं, अगर आप उनको इंक्लूड करते हैं। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है कि मैम हमसे पूछेगी, एक प्रेशर भी कह सकते हैं इसको, दो सारी चीज। और उसके अलावा जो है, बच्चों को पढ़ाते हुए टीचिंग एड्स जरूर यूज करें, उनको ऑब्जेक्ट से। अब टीचिंग एड्स को यूज करने के फायदे आप सोचो, मैं आपको बताती हूँ अभी। अगर इन फायदों को समझ लोगे तो आप बिना टीचिंग एड्स के बच्चों को पढ़ाओगे नहीं। टीचिंग एड्स के फायदे क्या हैं? क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है, हम जो सुनते हैं उसको 20% ही याद रख पाते हैं, और जो हम देखते हैं 30%। और जो हम दोनों अपनी सेंसेस को, बिकॉज हमारी 5 सेंसेस हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनमें अगर हम सबसे ज्यादा जो हमारी लर्निंग होती है सीइंग और हियरिंग से। हियरिंग से 20%, सीइंग से 30%, और दोनों को कॉम्बिनेशन से 50%। एंड जब हम उनको कहते हैं कि करो, इसको करके देखो, टीचिंग एड्स में हम करके, मतलब उनको करवा के देखते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो उससे 90% लर्निंग है। जिसको हमने करके देख लिया ना, तो उससे वो हमारे को 90% तक याद रखता है। तो आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेम्बर, आई डू, आई अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी ये बात कही है जिसने भी लिखी है, कि जब हम सुनते हैं तो मैं शायद भूल सकते हैं, हम देखते हैं तो याद रहता है, परंतु हम जब कर लेते हैं तो उसको समझ जाते हैं। तो हमें ये थर्ड वाले 90%, कितने टीचर्स अपनी टीचिंग्स को 90% लर्निंग तक ले जाना चाहते हैं? बच्चे 90% तक लर्न करें सभी। तो मेक इट प्रैक्टिकल टीचिंग, जितना हो सके प्रैक्टिकल। उनको टीचिंग एड से जो चीज सिखानी है, मतलब अब एक मिनट के लिए अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं। व्हाट इज दिस? कैन यू सी इट? व्हाट इज दिस? कैन यू सी? आपको दिखाई दिया ये मैंने जो दिखाया अभी आपको? कैन यू This सी is इट? this is pen. दिस इज पेन। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? Yeah. कलम। हाँ, कलम। कलम। अगर हमने बच्चे को ये दिखा दिया कि ये पेन या पेंसिल है और बात खत्म हो गई, हमें उसको कलम बताने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये पेन है। वो जब भी इस पेन को, ऑब्जेक्ट को देखेगा तो पेन समझ लेगा, यानी कि उसको दिखा दिया हमने। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। मान लो कि हमने बॉडी पार्ट्स बच्चे को लर्न कराने हैं, तो हमने उसको दिखा दिए कि ईयर्स हैं, यहाँ होते हैं। तो फिर हम उसको, मतलब बार बार क्रैम नहीं कराना पड़ेगा, ई ए आर ईयर, ई आर ईयर, ये नहीं बताना पड़ेगा उसको। सिंपली ये पता होगा कि ईयर्स हैं, और इससे हम क्या करते हैं ये बच्चे को पता है कि हम इसे सुनते हैं, वी हियर थ्रू द ईयर्स। तो बच्चे को हमने उसको प्रैक्टिकली दिखा के अंडरस्टैंड कराया। इसी तरह से हमने जैसे कंप्यूटर लैब में बच्चे को लेके गए, कंप्यूटर लैब में हमने उसको सारा दिखा दिया, कंप्यूटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, ये दिखा दिया। वो उसे याद रहेगा, या हमने क्लासरूम में सिर्फ उसे बताया कि एक ऐसे बॉक्स होता है, वो कंप्यूटर होता है, उसके आगे कीज वाला एक बोर्ड होता है, उसको कीबोर्ड कहते हैं, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो उसका स्टोर मेमोरी स्टोरेज होता है, वो सीपीयू होता है, और ऐसे माउस लाइक स्ट्रक्चर होता है, माउस होता है, वो याद रहेगा? या क्लासरूम में कंप्यूटर लैब में ले जाके दिखाया वो याद रहेगा? कौन सा याद रहेगा आपके हिसाब से मैम बच्चे? जो कंप्यूटर लैब में ले जाएंगे तो वो याद रहेगा उनको। यस, तो उन्होंने प्रोजेक्ट दिखाएंगे तो। यस यस ऑफ कोर्स, तो हमने उनको प्रैक्टिकल दिखाया तो उन्हें याद रहा। ऐसे ही
वो हम प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। तो आपको अपने होमवर्क में, मैंने अभी जो बोला कि आपको लेसन प्लान करना है, तो वो यही करना है कि हम अपने टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बनाएं, कैसे अपने सब्जेक्ट के बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल कराएं। तो ये सब चीजें आप होमवर्क करेंगी तो अच्छे से हो पाएगा। हर सब्जेक्ट के साथ हर क्लास में होमवर्क जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप सच्ची में परफेक्ट टीचर बनना चाहती हैं और अपनी टीचिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती हैं, एक आइडियल टीचर बनना चाहती हैं, तभी। बिकॉज अब उसके लिए आपको खुद लर्न करना कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कीप लर्निंग योर सेल्फ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड अपलिफ्ट योर सेल्फ। जब आप लर्निंग छोड़ देती है ना, टीचिंग जो है ना बहुत नोबल प्रोफेशन है। कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जितनी नोवेलिटी टीचिंग में होती है। टीचिंग में हर दिन हमारे सामने एक नया चैलेंज होता है, और कोविड के बाद तो इसमें एक ना बूम आ गया। बच्चे इतने हाईटेक हो गए हैं, बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं, टीचिंग स्किल्स इतने अच्छे आ गए हैं कि हमें अपडेट होना जरूरी है। तो अपनी टीचिंग से रिलेटेड नए नए स्किल्स सीखिए, नई नई चीजें सीखिए, कैसे बच्चों को अच्छा पढ़ाया जा सकता है। और टीचिंग सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, आप ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकती हैं। तो अपने आप को नई नई लर्निंग में इन्वॉल्व रखिए। ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप स्कूल में अपने इंटरेस्ट के एरियाज को सीखिए। मान लो कि आपको डांस बहुत अच्छा लगता है तो आप डांस टीचर बन सकते हैं। आपको ड्राइंग अच्छी, तो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड सीखिए। आपको लैंग्वेज के स्किल्स पसंद है तो लैंग्विस्टिक स्किल्स को शार्प कीजिए। आपको कंप्यूटर पसंद है तो कंप्यूटर में नई नई चीजें सीखिए जो बच्चों को आप पढ़ाने में यूज कर सकती हैं। और फिर देखिए, आपको भी मजा आएगा और बच्चों को भी मजा आएगा, आप दोनों तरफ से। बिकॉज एंड टू एंजॉय द टीचिंग, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से होना चाहिए तभी इफेक्टिव हो सकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो 7th पॉइंट, जो मैं हर टीचर को कहती हूँ कि बच्चों से हमेशा नाइसली बात कीजिए, उनको रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, उनको इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए। आप ये मत सोचिए कि छोटा बच्चा है कि उसको कुछ भी बोल दो, नहीं, कुछ भी नहीं। या आप बच्चे के माइंड पे इम्प्रिंट डाल रही हैं अगर आप कुछ भी बोल रही हैं। हमेशा बच्चों को रिस्पेक्ट दे के बात कीजिए, हमेशा बच्चों को प्यार से बात कीजिए। नहीं कुछ भी, ए चुप जा, चुप कर, चल बैठ जा। आपकी डिक्शनरी में तू, तेरा, चुप कर, ये शब्द तो होने ही चाहिए बच्चों के साथ बोलते हुए। हमेशा आप रिस्पेक्टफुली, जैसे कि आप अपने से बड़ों से बात करनी है, अपने सीनियर से बात करिए, वैसी रिस्पेक्ट से बात कीजिए। देखिए बच्चे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कितना सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है उसका, कितनी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर अपने लिए आती है कि मैं भी कुछ हूँ। अदरवाइज बच्चों को लगता है कि हम कुछ है ही नहीं, कुछ बच्चों को। और कुछ बच्चे आपकी बातों को इतना उठा जाते हैं कि वो हर एक से वैसा ही बिहेव करते हैं। हम खुद तो बोलेंगे तू चल खड़ा हो जा, चल उठ जा, चल बैठ जा, ए ओए, कुछ भी शब्द बोल देते हैं, डफर। इस तरह के शब्द आपके डिक्शनरी से क्रॉस हो जाने चाहिए। आप टीचिंग के प्रोफेशन में आ गए तो आपको बहुत रिस्पेक्ट। एंड आप स्कूल में प्रैक्टिस कर 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 करके अपनी रियल लाइफ में चेंज फील करेंगे। मैं जिन टीचर्स को, मतलब मैंने पता नहीं हजारों टीचर्स ट्रेन कर दिया आज तक, और मेरी ट्रेन की हुई टीचर्स पता नहीं कहाँ, जैसे अब जो लड़कियां हैं मेरे स्कूल में पढ़ाती हैं, शादी होती है, कहीं जाती हैं, उनको इतने बेनिफिट है, उनकी रियल लाइफ में बेनिफिट होते हैं, क्योंकि वो गलत बोलना छोड़ देती हैं। और हमारे आधे से ज्यादा झगड़े खत्म हो जाते हैं अगर हम, इफ वी स्टार्ट टॉकिंग नाइसली। आधे से ज्यादा झगड़े हैं कहाँ, कभी आप बैठ के ऑब्जर्व करना कहाँ से होते हैं। गलत शब्दों के इस्तेमाल से, गलत ढंग से बात करने से, रिस्पेक्ट ना देने से यही होते हैं। चाहे वो आपके घर में पेरेंट्स से हैं, चाहे वो आपके इन लॉ से हैं, चाहे आपके हस्बैंड से हैं, चाहे आपके भाई बहनों से हैं, कहाँ रिश्ते खराब होते हैं जब हम गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमारे अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से रिश्ते खराब होते हैं। स्कूल में अपने स्टूडेंट से रिलेशन खराब होते हैं जब हम गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। सो बी अवेयर फॉर दैट कि बच्चों से हमेशा नाइसली ही बात करें। तू, तेरा, ओए, ए, ये शब्द तो क्रॉस, स्कूल में आप एंटर करें तो आप अनदर होने चाहिए। एक बहुत डिसेंट पर्सन जैसे बात कर रहा है, जिससे बात करके मतलब आपको अच्छा फील आता है। जस्ट अपने माइंड में सोचिए कि आपको किससे एक बार सभी लोग एक बार सीधे बैठिए और आंख बंद कीजिए। एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपनी आईज क्लोज कीजिए एंड रिकॉल अ पर्सन जिससे बात करके आपको सबसे अच्छा और हाई सेल्फ एस्टीम लगा था कि मेरी भी कुछ बात, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। रिकॉल अ पर्सन, टेक अ मोमेंट एंड रिकॉल दैट पर्सन जिससे बात करके आपको
बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। इतनी रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आई थी कि मैं भी कुछ हूँ। जस्ट रिकॉल अ पर्सन, याद कीजिए उस पर्सन को जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा लगा था। एंड ओपन योर आईज एंड टेल मी, उस पर्सन ने आपके साथ किन शब्दों के इस्तेमाल के साथ बातचीत की थी? कैन यू टेल मी? एक कोई भी एक टीचर अनम्यूट करके अपने आप को बताइए। अब कैमरा भी ऑन कर लीजिए वो टीचर, और कोई एक टीचर हु वुड लाइक टू शेयर, किस पर्सन की याद आई और किस हु वुड लाइक टू शेयर? एनीबडी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को ताकि आपकी आवाज आए मुझे। कोई एक टीचर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जिसके बारे में जिसको ये याद करके अ, अच्छा लगा हो कि हाँ, मुझसे बहुत अच्छे से बात की गई और बहुत अच्छा लगा वो पर्सन। ऑफ कोर्स हम सबकी लाइफ में वो पर्सन हमें अच्छे लगते हैं, उन पर्सन से बात करते हुए हमें अच्छा लगा जो हमसे नाइसली बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। इज इट राइट? ऐसा ही होता है? यस और नो? ओके, यस। कोर्स हमें उसी से ही बात करना अच्छा लगता है जो हमें रिस्पेक्टफुली बात करता है। तो ऐसा ही बच्चों के हिसाब से, बच्चों के उसमें रहता है कि आप उनसे नाइसली ही बात कीजिए, रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, उनकी डिग्निटी को मत इग्नोर कीजिए, और उनकी डिग्निटी डाउन नहीं होनी चाहिए, उनकी सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं होनी चाहिए। और किसी भी बात के लिए एक बात और, कभी भी बुरी तरह बच्चों को डांटे नहीं। उनसे गलती होगी, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है। अब इसके बाद मेकिंग अ गुड क्लासरूम। क्लासरूम में भी बिल्कुल आप ये देखिए कि अगर क्लासरूम टिडी है एंड क्लासरूम अरेंज है, उसमें अच्छा लगता है। एक मेस क्रिएटेड क्लासरूम है, अस्त व्यस्त है, क्लास में सब जगह लिटर हुआ हुआ है, तो वो क्लासरूम क्या अच्छा लग सकता है? क्या अच्छा लग सकता है वो? No. तो अगर आप जाते हैं क्लासरूम में तो पहले देखिए कि अगर क्लासरूम अरेंज नहीं है तो पहले उसको 2 मिनट्स लगा के अरेंज कराइए। क्योंकि जैसे हम क्लासरूम को अरेंज कराते हैं ना, बेंचेस दे रहे हैं तो थोड़े सेटल डाउन करा दीजिए। अगर बच्चे इस लायक है कि करें तो ठीक, नहीं तो आप हेल्प, जो अटेंडेंट्स हैं उनको बुलाइए, हेल्प लीजिए और क्लासरूम को अरेंज कराइए। और बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट इनकलकेट कीजिए कि वो आसपास लिटर नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने रैप्ड कुछ खाया तो रैपर्स डस्टबिन में थ्रो करें। अगर उनका फूड है, उनके फॉइल पेपर्स हैं, रैप्ड है, तो उसको वो डस्टबिन में थ्रो करें। मेक इट फर्स्ट हैबिट। फिर वो प्रेयर्स शुरू करें एंड देन दे शुड स्टार्ट टेकिंग देयर फूड। तो क्लास में एक डिसिप्लिन और एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो क्लासेस को कीपिंग क्लीन इज अ गुड हैबिट, और ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। तो क्लासरूम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चों के एक बहुत अच्छी हैबिट डेवलप हो जाती है कि अपनी सराउंडिंग को क्लीन करते हैं, अपनी सराउंडिंग को रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा, एम्पथेटिक होना चाहिए हर चीज के लिए। कुछ बच्चे, हम लोग पता है क्या करते हैं, बच्चे को लग गई, कोई बेंच लग गया, चोट लगी, तो हम कहते हैं इस बेंच ने आपको मारा, चलो इसको मारो। तो ये क्या हुआ? जबकि लगी तो बच्चे की अपनी लापरवाही से ना। तो उसको बच्चा बताइए रियलिटी क्या है। टेल हिम टू फेस द रियलिटी कि आप ध्यान से नहीं चल रहे थे, आपको लग गई, कोई बात नहीं, इस बेंच को भी लगी, ये बेंच भी हर्ट हुआ। सो जस्ट बी अवेयर, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है ताकि आपको चोट नहीं लगे, रादर देन कि इस बेंच को मारो। यानी कि जो भी उसको हर्ट करेगा वो उसको मारेगा। तो हम सिखा तो खुद ही गलत बात रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का कि अगर आप घर में अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि किसी चीज से आप हर्ट हुए और उसको मारो, तो ये यानी कि हम उसको वायलेंस सिखा रहे हैं बच्चे को कि जिस भी चीज से वो हर्ट होगा उसको मारेगा। कल को वो अपने भाई बहनों से, अपने सिबलिंग से हर्ट होगा, उनको मारेगा। अपने पेरेंट्स से हर्ट होगा तो उनको भी मारेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को। तो क्लासरूम को टीडी एंड क्लीन रखना, एंड थिंकिंग अबाउट टीचिंग कि आप टीचिंग से बच्चों को क्या क्या देने वाली हैं, आपका गोल क्या है टीचिंग से, ये सब आपकी टीचिंग प्रैक्टिस में होना चाहिए। बीइंग फेयर एंड काइंड, हमारी क्लास में सब बच्चे हमारे लिए इक्वल हैं, हमारे लिए कोई कास्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं, कोई रिलीजन नहीं, सब बच्चे हमारे लिए बच्चे हैं, अपने बच्चों के जैसे हैं। उनको प्यार से फेयरली डील करना,
चाहे वो क्लासरूम आपका टेकलिंग है, चाहे वो एग्जामिनेशन कंडक्शन है, चाहे वो एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रिपरेशन है, हर समय एक ही बात दिमाग में होनी चाहिए कि सब बच्चे इक्वल हैं, सब बच्चे आपके अपने हैं। एक फेयर एंड काइंड बिहेवियर होना चाहिए आपका हर बच्चे के लिए, किसी के साथ भी इनइक्वालिटी का बिहेवियर नहीं होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी टीचर होना हो पाएंगी। और आई थिंक आप सबने सारे पॉइंट्स नोट किए होंगे जो इफेक्टिव टीचिंग के हैं। कितनी टीचर्स ने नोट किए? आई थिंक सभी ने नोट किए होंगे पेन पेपर। यस, ग्रेट। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशॉप। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। अगर आपको इस वर्कशॉप में जितनी भी थिंग्स डिस्कस हुई कोई डाउट है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें ताकि हम अपने आपके डाउट ले सकें और फर्दर प्रोसीड कर सकें। और अपने इन द मीनवाइल अपने फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हैं कि आज की वर्कशॉप में आपने क्या सीखा और क्या इम्प्लीमेंट करने वाली हैं। एक एक चीज जो आप इम्प्लीमेंट करने वाली हैं प्लीज आप बताइए, उसे शेयर। यस किरण जी, आप क्या इम्प्लीमेंट करने वाली हैं? आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकती हैं एंड अपना कैमरा भी ऑन कर सकती हैं। सभी टीचर्स प्लीज बताएं ताकि मुझे पता चले आपने आज की वर्कशॉप से क्या सीखा और क्या इम्प्लीमेंट करने वाली हैं। कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा आप लोगों ने। Am I audible? Am I audible? अगर आप यहाँ नहीं बताएंगे तो क्लास में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? I learned many things, ma'am. And thanks for Maybe your ma'am, can you suggestion. share? Yes, sorry. Thanks for your every suggestion, and I learned many things by your this teaching methods and many more. Thank you, Kiran ji, thank you. And looking forward that you are going to implement all these learnings through this workshop. Absolutely, absolutely, ma'am. Thank you so much, Kiran ji. And who else want to share their experience? Uh, yes, anybody else who want to share? Okay, great. So, you can post, you can ask any question if you have any. जितनी भी बातें हमने आज की उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं। यस तानुजा, तानी, Question, ma'am. वन, यस प्लीज। And I will also implement all these things. या ओके, ग्रेट, थैंक यू। When will you come in our school? Very soon I will visit your school. Very soon I will come to your school. Okay, Or, we will wait. We will wait, ma'am. yeah, sure, I will. I'm also excited to meet you all, and surely one day, because nowadays I'm also busy with my school. Yes, But yes. I'm sure I will come someday. Until Mhm. then, you can keep posting your questions. I will share the recordings on YouTube. I have one YouTube channel also. Tani ma'am would have shared the link with you, and you can post your question in the comment section. I will answer through that. Otherwise, you can directly share your questions to Tani ma'am. Otherwise, I will share my number also. You can keep questioning about, because see, whenever we learn something, वही सेम बात है कि जब तक हम उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता कि वो प्रैक्टिकली कितनी सक्सेसफुल हुई चीज। Ma'am, और जब हम everyone is a learner. Everyone या is learning, and no one is perfect. yes, nobody is perfect, exactly Kiran ma'am, this is true, because we all are the learners, and we need to keep learning, because Yes, ma'am. if we stop learning our progress will be stopped. So Yes, ma'am. better कि हम जो भी लर्न करें उसको इम्प्लीमेंट करें, एंड वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस, बिकॉज आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, उसी से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं उसमें क्या नया ऐड करूं, कैसे उसको करूं और कि वो बेटर हो पाए। सो कीप शेयरिंग योर फीडबैक्स।